Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। अब बात करते हैं बुक वैल्यू की। देखिए, बुक वैल्यू का मतलब होता है नेट एसेट वैल्यू, एसेट माइनस लाइबिलिटी। मान लेते हैं मेरे पास 500 रुपए है और मैंने 250 रुपए बैंक से उधार लिए हैं, तो मेरे पास खुद के कितने पैसे हैं? यही मेरी नेट एसेट वैल्यू है। ठीक है, तो बुक वैल्यू से सिर्फ पता नहीं चलता कंपनी की वैल्यूएशन का, इसके लिए आपको पता चलता है पीबी रेशियो यानी प्राइस टू बुक वैल्यू। अब मान लेते हैं एक कंपनी का जो प्राइस है वो है 100 रुपए और इसकी जो बुक वैल्यू है वो है 1000 रुपए। समझना, तो प्राइस टू बुक कैसे निकलती है? करंट मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू। तो इसका मतलब है इस केस में बुक वैल्यू कितनी आई, यानी 1 रुपए की चीज आपको कितने की मिल रही है? 10 पैसे की। तो सस्ती है महंगी? पर अगर मैं इसे उल्टा कर दूं, प्राइस कर दूं 1000 रुपए और बुक वैल्यू कर दूं 100 रुपए, तो ये 10 आ गई। इसका मतलब 1 रुपए की चीज 10 रुपए की मिल रही है। तो इसका पैरामीटर क्या होता है? अबव 4x बुक वैल्यू इज एक्सपेंसिव। तो यानी 4x के नीचे नीचे होनी चाहिए। अगेन, जो 4 इंडस्ट्री मैंने बताई उनकी बुक वैल्यू भी हमेशा हाई होती है, तो हमें कंसिडर नहीं करनी। तो ऐसी कंपनियां जो 4x के ऊपर चल रही हैं बुक वैल्यू में, उनके शेयर खरीदोगे कभी? पर अगर वो आईटी कंपनी, फार्मा कंपनी, एफएमसीजी है तो खरीदोगे? फिर तो अप्लाई नहीं होगा ना उस पर ये। हाँ, महंगी हो गई। सही है। अब बात करते हैं सेल्स की। एक बात बताइए, अगर किसी बिजनेस में, तो बिजनेस ग्रो करेगा, यानी सेल्स तो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। पर सेल्स करने का तरीका क्या है? पैसे गिरा दो, सेल्स बढ़ जाती है ना? तो अगर आपने पैसे गिरा के सेल्स बढ़ाई तो वो कंपनी के लिए अच्छा है या बुरा? बुरा है। पर अगर आप पैसे बढ़ा दो और सेल्स भी बढ़ जाए तो ज्यादा अच्छा है। तो यहां पर एक नियम समझना, जब भी कंपनी प्राइस हाइक करती है उसका पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है शेयर के प्राइस पर। ठीक है, और जब भी प्राइस कट करती है तो उसका शेयर के प्राइस पर नेगेटिव इंपैक्ट आता है, ये ध्यान रखिएगा। अब सेल्स बढ़नी चाहिए 20% एटलीस्ट मिनिमम, यानी अगर 20 या ऊपर जाती है सेल्स तो ये अच्छा माना जाता है। ठीक है, सेल्स से क्या होता है? रेवेन्यू। तो सेल्स से जो रेवेन्यू आता है, रेवेन्यू कितना बढ़ना चाहिए सेल्स के कंपैरिजन में? थोड़ा बहुत कम होना चाहिए पर बढ़ना चाहिए, यानी 15 से 18%। मैं इसके कंपैरिजन में बता रहा हूं। ठीक है, अगर बढ़ रहा है तो वो अच्छा माना जाएगा। नमस्कार दोस्तों, क्या आप स्टॉक मार्केट में शुरुआत करने का सोच रहे हैं और क्या आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी शुरुआत कहां से होनी चाहिए? तो मैं आपको एक ऐसा कोर्स सजेस्ट करने जा रहा हूं जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है, और मैं बात कर रहा हूं NIFM का एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स की, जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। जी हां, आपने सही सुना, NIFM आपके लिए लेके आया है एक ऐसा शानदार कोर्स जो आपको बताएगा कि किस तरह से आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुली पैसा कमा सकते हैं। और ये कोर्स है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स आपको हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मार्केट की बारीकियों के बारे में जानकारी देता है, और ये सभी जानकारियां आपको इस मार्केट में पैसा कमाने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होती हैं। तो इस कोर्स को करने के बाद आप मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर और सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। अब इसके बाद, रेवेन्यू के बाद क्या इंपॉर्टेंट होता है? प्रॉफिट। अब प्रॉफिट को हम मार्जिन में समझेंगे। मार्जिन का मतलब है परसेंटेज। तो प्रॉफिट ना इंक्रीज होना चाहिए, कितना हुआ इंपॉर्टेंट नहीं है, और लास्ट क्वार्टर से अप होना चाहिए। सिर्फ इंक्रीज अगर प्रॉफिट मार्जिन में होगा तो शेयर पर इंपैक्ट आएगा बुलिश, ध्यान रखना। और अगर ये प्रॉफिट मार्जिन घट गया तो शेयर नीचे जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, तो प्रॉफिट मार्जिन एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट होता है। इसके बाद समझते हैं डिविडेंड। तो जो भी कंपनी 100% डिविडेंड देती है ना, वो अच्छी मानी जाती है।
उसके बाद डेट इक्विटी रेशो। देखिए बहुत सारे बिजनेसेस होते हैं, जैसे स्टील सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग में जितने भी सेक्टर्स हैं, सबको ना बहुत बड़ा पैसा चाहिए, तो बिना डेट के तो होगा नहीं उनसे। अब सवाल ये है कि कोविड जैसी सिचुएशन आ जाती है तो कंपनियां बैंकरप्ट हो जाती हैं अगर ज़्यादा लोन होता है तो इसका ना एक आइडियल रेशो क्या हो सकता है, 0.30 डेट इक्विटी रेशो होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, अगर आपके पास 100 रुपये इक्विटी है तो 30 रुपये डेट है, तभी तो ये रेशो आया, ठीक है। तो डेट इक्विटी रेशो इससे ज़्यादा है तो वो अच्छा नहीं है, पर इनसे जो एग्जाम्प्ट हैं सेक्टर्स वो है मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि उनमें डेट इक्विटी रेशो 2 भी होता है, ठीक है। और कहाँ पे कम डेट होता है, आईटी कंपनीज में। अच्छा, कंपनी जब समझो लोन ले लेती है ना, तो उस लोन को रीपे ना कर पाए तो ये अच्छी बात है बुरी बात है? और अगर आपको पता चल जाए कि वो रीपे करेगी या नहीं करेगी तो आप कंपनी की बैंकरप्सी को एनालाइज कर सकते हैं। वो कैसे पता चलता है? वो पता चलता है इंटरेस्ट कवर रेशो से। अब ये इंटरेस्ट कवर रेशो क्या है? मान लो कंपनी इंटरेस्ट देती है 10 रुपए और कमाती है 100 रुपए, तो जितना इंटरेस्ट दे रही है उससे कितने गुना ज्यादा कमा रही है, उसे कहते हैं इंटरेस्ट कवर रेशो। तो कोई कंपनी 100 रुपए कमा के 10 रुपए इंटरेस्ट पे कर रही है तो बैंकरप्सी होगी उसकी? नहीं ना। पर अगर 100 रुपए कमा रही है, 100 रुपए इंटरेस्ट दे रही है तो बैंकरप्ट हो जाएगी, क्योंकि बाकी खर्चे भी तो हैं। तो जिन कंपनीज के इंटरेस्ट कवर रेशो हाई होते हैं, अब हाई को, अब सवाल ये कि आप किसको हाई मानते हैं, तो एटलीस्ट अबव 5x होना चाहिए। यानी अगर कमाई है 100 रुपए तो इंटरेस्ट 20 रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, अबव 5x हो गया। पर जो कंपनियां अच्छी होती हैं उनका 500 टाइम्स भी होता है ये इंटरेस्ट कवर रेशो। और जो रेटिंग एजेंसी है ना, वो इसका यूज करती है रेट करने के लिए कि कंपनी कितनी सिक्योर है। बहुत सारे मारुति देख ले, बहुत सारे ऐसी कंपनियां जो डेट फ्री हैं, उनका तो हजार गुना भी होगा, ठीक है। इसके बाद मैं आपको एक ऐसा पैरामीटर बता रहा हूं जो आपको ये बताएगा कि ये कंपनी मल्टी बैगर है या नहीं। यानी मल्टी बैगर शेयर को कैसे फिगर आउट किया जाता है, मैं आप, ये पावर ऑफ नंबर थ्योरी इतनी बेहतरीन थ्योरी है कि इसे करने के बाद आप एक अलग अनुभव करेंगे और आपको लगेगा कि शायद इसी चीज की आपको तलाश थी। बहुत सालों की ट्रेडिंग के बाद, इन्वेस्टिंग के बाद आपको शायद ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत थी जो मार्केट में आपको वो कॉन्फिडेंस दे पाए, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप रोज पैसा कमा पाए और जितना आप चाहें उतना पैसा कमा पाए। तो हमारी ये जो पावर ऑफ नंबर थ्योरी है, ये आपको आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए है। और आप देखेंगे कि इस थ्योरी को करने के बाद जो आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी जो एक्यूरेसी है, आपकी जो क्षमताएं हैं मार्केट से पैसा कमाने की, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। और आप देखेंगे कि जो आपने आज से पहले अनुभव नहीं किया था अपनी ट्रेडिंग के दौरान या इन्वेस्टमेंट के दौरान, आप इतना बेहतर अनुभव करेंगे इस कोर्स को करने के बाद। वो सिखा रहा हूं, ठीक है। तो जितने भी अकाउंट्स के स्टूडेंट हैं वो जानते हैं कि कैश फ्लो क्या होता है। देखिए, कंपनी में जो पैसा आया उसको कहा जाता है इनफ्लो ऑफ कैश, और जो कंपनी से पैसा गया उसको कहा जाता है आउटफ्लो ऑफ कैश। अब ये कैश फ्लो 3 तरह के होते हैं। सबसे पहला होता है फाइनेंसिंग कैश फ्लो, यानी जो कंपनी उधार ले रही है उसे फाइनेंसिंग कैश फ्लो कहा जाता है। उस उधार को कंपनी जहां पर इन्वेस्ट करती है उसे इन्वेस्टिंग कैश फ्लो बोला जाता है। और कंपनी इन्वेस्टमेंट करके जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है उसे बेचने के बाद जो कंपनी में पैसा आता है उसे ऑपरेटिंग कैश फ्लो कहा जाता है। तो अब मेरा आपसे सवाल, इन तीनों में से इंपॉर्टेंट कौन सा है? तो कंपनी की आत्मा ऑपरेटिंग कैश फ्लो से पढ़ी जा सकती है, ठीक है। क्योंकि ऑपरेटिंग कैश फ्लो आपको बताता है कि कंपनी में कितनी घपलेबाजी हो रही है, कंपनी कितना सही तरीके से काम कर रही है, कंपनी जिंदा रहने के लायक भी है या नहीं। अब कई बार क्या होता है, आपको अकाउंट्स में सिखाया जाता है कि वर्किंग कैपिटल के लिए नेट कैश फ्लो देखो, वो गलत चीज है। अब अगर मान लेते हैं नेट कैश फ्लो 500 करोड़ का आ रहा है किसी कंपनी के लिए, तो इसका मतलब कंपनी के पास ये पैसा पड़ा है, आप इसे खर्च कर लो। पर मैं बोलूं कि आपका ऑपरेटिंग कैश फ्लो 0 है, तो ये 500 करोड़ जहां से आ रहा है, फर्क क्या पड़ता है? आप उधारी पे कंपनी नहीं चला सकते हो ना। आप कंपनी की बिल्डिंग बेचकर या खरीद कर काम नहीं कर सकते हो ना, आपको अपना प्रोडक्ट बेचकर काम करना है। तो यहां से होने वाली इनकम से ही मल्टी बैगर शेयर पकड़ा जा सकता है। यानी ऑपरेटिंग कैश फ्लो, अगर समझो यहां पर मल्टी बैगर स्टॉक कौन से होते हैं जिनके, अच्छा ये केवल एनुअली होता है, ध्यान रखिएगा, क्वार्टरली मेजर नहीं होता ये। जिन कंपनीज के ऑपरेटिंग कैश फ्लो 20% एंड अबव चले जाते हैं वो कंपनियां मल्टी बैगर बनती हैं, ध्यान रखिएगा।
अब मैंने आपको सेक्टर का सिलेक्शन भी सिखा दिया, उस सेक्टर में जो सेक्टर चलने वाला है उनके कैश फ्लो चेक कर लो, हो गया काम। कितना आसान था।